के साथ कदम ताल की चुनौती, जीवन में कुछ कर गुजरने की जिद और अपने हिस्से का आसमां पाने की कोशिश करने की चाहत। देखिए हर शुक्रवार हमारे साथ आधी आबादी की बात उत्तरजन टीवी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, आधी आबादी की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ चुकी हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य, गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, उत्तराखंड की राजनीति में कम ही महिलाएं देखने को मिली हैं और आप काफ़ी प्रखर प्रवक्ता भी हैं और राष्ट्रीय पद पर भी आप काफ़ी अच्छे पायदान पर है। तो ये राजनीतिक सफ़र किस तरीके से शुरू हुआ आपका? बहुत ही रोचक है और एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ मैं। मैं एक फ़ौज के ऑफिसर से शादी हुई और 2 बच्चे हैं जो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बिटिया ग्रेजुएशन कर रही है, बेटा 12वीं में पढ़ता है। और ऐसे में लगातार पोस्टिंग्स हो रही थी और पूरे देश में कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी लखनऊ, इस तरह से पोस्टिंग्स होती थी। तो कभी सोचा भी नहीं और बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। तो राजनीति कभी दिमाग में थी भी नहीं, लेकिन क्योंकि परिवेश पूरा राजनीतिक था, मैं चौथी पीढ़ी हूँ अब कांग्रेस में, तो ऐसे में परिवेश राजनीतिक था। तो कहीं बैक ऑफ माइंड में लगता है कि इंटरेस्ट जग रहा था, पल रहा था। और जब पोस्टिंग पतिदेव की यहाँ आई देहरादून में, तो उस वक्त हमारी सरकार थी उत्तराखंड के अंदर और मैं 13 साल शिक्षिका रही। और यहाँ पर जब मैं आई देहरादून तो मुझे लगा कि अब बहुत शिक्षिका का रोल निभा लिया है तो राजनीति की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी सहयोग बन नहीं पा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं। ऐसे में अचानक इसे आप विधि का विधान कह सकते हैं कि पिताजी छोड़कर चले गए और अचानक उनके जाने से एक खालीपन पैदा हुआ और लगा कि नहीं, अब इनकी लेगेसी को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बाकी भाई बहनों में रुचि नहीं थी, माँ को भी राजनीति में रुचि नहीं थी। तो लगा कि पिताजी ने जो अपना जीवन का 40-50 साल जिस पार्टी की सेवा में बिता दिया, तो मैं खुद वॉलंटियर करके राजनीति में आई और बिना किसी शर्त के राजनीति में आई। मैं ऐसा नहीं है कि कुछ दिमाग में ये था कि राजनीति से मुझे ये मिलेगा या ये नहीं मिलेगा। बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी लाग लपेट के मैं कहूँगी कि पिताजी के चले जाने के बाद जब राजनीति में पदार्पण करने का सोचा तो सफ़र आसान नहीं था। उनके रहते यदि कर लिया होता तो शायद उनका एक सपोर्ट रहता, लेकिन उनके जाने के बाद जब कदम रखा तो कदम कदम पर चुनौतियां थीं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सभी अध्यक्षों ने मेरे ऊपर एक अभिभावक के जैसे हाथ रखा। मैं अपने पहले प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अब क्योंकि भाजपा में जा चुके हैं, किशोर उपाध्याय जी को इसमें ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि उस वक्त उन्होंने संगठन की कमान संभाली हुई थी और उन्होंने कुछ मेरे अंदर देखा होगा कि मैंने राजनीति ज्वाइन करी और बहुत कम समय में उन्होंने मुझे प्रवक्ता का पद सौंपा। और मैं ये समझती हूँ कि मैंने उसके साथ जस्टिस किया और कभी उनको शायद इस बात का रिग्रेट नहीं हुआ होगा कि उन्होंने एक गलत व्यक्ति को गलत पद दे दिया, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद माननीय प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष के रूप में आए और लगातार उनका मार्गदर्शन मुझे मिला और एक पिता स्वरूप वो मेरे लिए रहे हमेशा। जो सम्मान महिलाएं जिसकी दरकार करती हैं, उस तरह का सम्मान कैसे दिया जाता है, ये माननीय प्रीतम सिंह जी के रूप में मुझे देखने को मिला कि अपार स्नेह और अपार सम्मान उन्होंने मुझे दिया। और अब मेरे तीसरे अध्यक्ष के रूप में माननीय गणेश गोदियाल जी हैं और बड़े भाइयों की तरह हैं और मुझे लगता है कि किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर वो हैं। तो ऐसे में सफ़र कठिन ज़रूर था क्योंकि महिला जब घर से निकलती है तो चुनौतियां निश्चित रूप से आती हैं। अपने बच्चों का समय आप बाहर दे रहे होते हैं, कहीं घर छूट रहा होता है, इग्नोर हो रहा होता है, लेकिन अगर परिवार साथ दे और सपोर्टिव हो तो फिर यही राह आसान बन जाती है। तो परिवार एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े सपोर्ट रहे हैं
मेरी माँ, मेरे भाई बहन बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत सपोर्टिव रहा है। तो मेरे निर्णयों के साथ जब उनकी सहमति जुड़ती है तो अंदर से ताकत आती है। जैसे कि आपने खुद स्वीकारा कि एक महिला के लिए राजनीति में उतरना काफ़ी चुनौती भरा होता है, खुद आपके लिए था, जबकि काफ़ी सपोर्ट भी रहा परिवार की तरफ से, राजनीतिक उससे। लेकिन अब आज उत्तराखंड में आप किस तरीके से महिलाएं जो राजनीति में हैं उनके लिए भी खुद चुनौती मानते हैं आप? क्या क्या वो चुनौतियाँ हैं? स्वयं पहले तो महिला ही चुनौती है खुद के लिए। पहले वो तो मन में एक दृढ़ निश्चय करे कि उसने करना क्या है। कई बार क्या होता है, हमें हमारे जीवन में पता ही नहीं होता है कि हमें जाना किधर है, करना क्या है। तो एक बार पहले ठानना होगा अपनी मंजिल को, अपना सफ़र खुद तय करना होगा। इससे अच्छा कि हम दूसरों के रास्ते को चुनें या हम दूसरे की मंजिल को अपनी मंजिल बनाएं या दूसरे की नकल करें। मुझे लगता है कि अपनी राह हमें खुद तय करनी चाहिए, अपना सफ़र और उसकी मंजिल भी खुद तय करनी चाहिए। इसका मतलब है कि पहला कदम हमें खुद लेना होगा। बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम इसी उधेड़-बुन में रह जाते हैं कि हम दहलीज से बाहर पाँव रखेंगे तो पीछे से घर कौन संभालेगा, बच्चों का क्या होगा, सास ससुर का क्या होगा। तो वो सब चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं ना कि आप मन में जब कुछ ठान लेते हैं तो पूरी सृष्टि एक हो जाती है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो वो पहला हमने अपने मन को पक्का महिला ने करना है, अपने पैरों की बेड़ियां महिला ने खुद तोड़नी है। और फिर उसने कदम जब बाहर निकाल ही दिया तो फिर मुझे लगता है मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हम सोचें कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत जल्दी हमें सब कुछ मिलता चला जाएगा, तो उस माइंडसेट के साथ आप आएंगे तो आप अपसेट होंगे, आप डिसअपॉइंट होंगे, निश्चित तौर पर आपको उदासी हाथ लगेगी। आपने मन में ठान कर आना है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी फील्ड हो, और अपने आप को साबित करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है यही कारण है कि महिलाओं की ज़्यादा तादाद होने के बाद भी और काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी जिस तरीके से राजनीति में महिलाएं आई हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता है, तो क्या ये कारण आप भी मानते हैं? हाँ, टिकट ना मिलने के बहुत से कारण हो सकते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि पार्टी समीकरण भी देखती है और कोई भी पार्टी जिताऊ कैंडिडेट पर ही दांव खेलना चाहती है। और पार्टी जो मापदंड देखती है वो है आपका जनाधार, वो है आपकी विधानसभा के लिए आपका योगदान, वो आपकी सामाजिक पैठ, आपकी रेप्यूटेशन और कितना आप में जीतने का दमखम है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही पार्टी जो है टिकट डिसाइड करती है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में हार का मुंह नहीं देखना चाहता। तो मुझे लगता है एक लंबा रास्ता अभी महिलाओं को उसमें तय करना होगा। और जिस तरह की यहाँ पर मेंशन मैं करूँगी कि जिस तरह की कुप्रथाएं चुनाव में चल पड़ी हैं, चाहे वो पैसा हो, बड़ी तादाद में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लग रहा है, उसमें कहीं महिलाएं बैकफुट पर आ जाती हैं। दूसरा, जिस तरह का शराब का सेवन बढ़ रहा है चुनाव के दौरान, शराब का बांटना बढ़ रहा है, उसमें भी कहीं महिलाएं अपने आप को पीछे महसूस करती हैं। क्योंकि एक महिला होने के नाते आप तो बांटेंगे नहीं, आप उसको परोसेंगे नहीं, तो वो भी एक लेक्यूना लग सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बदलाव होगा। मैं बहुत पॉजिटिव माइंड की हूँ, बहुत सकारात्मक विचारों की हूँ। मुझे लगता है कि इन सब प्रथाओं में भी बदलाव आएगा। वोटर, जैसे हमने इस बार देखा, बहुत सजग था, बहुत जागरूक था। उसने नेताओं के द्वारा जो प्रलोभन दिए जा रहे थे उसको लेने से साफ इनकार कर दिया। वो अपना भविष्य पहले देख रहा था। तो ऐसे ही जो युवा पीढ़ी है वो बहुत लॉजिकल माइंड की है, बहुत थिंकिंग पीढ़ी है, बहुत जागरूक पीढ़ी है। उसके चारों तरफ क्या चल रहा है उसको पता है, क्योंकि मोबाइल में आजकल सब कुछ है। तो ऐसे में उसकी जागरूकता के चलते मुझे लगता है कि इन प्रथाएं जो हैं इस पर भी प्रतिबंध लगेगा, चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और एक सुनहरा सवेरा महिलाओं के परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो महिलाओं के पक्ष में, उनके हित में फैसले आएंगे, ये मैं मानती हूँ। और इस बारी फैसला लेने में, वोट देने में, मतदान करने में महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों के मुकाबले कहीं ना कहीं अधिक देखी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। तो क्या इसे हम महिलाओं की राजनीतिक चेतना माना जाए? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत जागरूक हो चुकी हैं, बहुत सजग हो चुकी हैं, खास करके अपनी रसोई, अपने परिवार को लेकर। क्योंकि महिला जहां एक तरफ लक्ष्मी का रूप होती है, सरस्वती का रूप होती है, वो काली का भी रूप होती है। तो जब
जब जहाँ उसके बजट के साथ खिलवाड़ होगा, जहाँ उसको लगेगा कि मेरी संतानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर वो काल भैरवी का रूप लेती है और वो बाहर आती है। और इस बार मुझे वही रूप महिलाओं का देखने को मिला कि जहाँ बेरोज़गारी अपने चरम पर थी, वहीं महंगाई की वजह से उसको जिस दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक परिवार की, एक समाज की धुरी महिला होती है और महिला को ही अपना परिवार पालना है। सुबह क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, सिलेंडर कैसे भरा जाएगा, दालें कहाँ से आएंगी, बच्चों को दूध मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और जब उसका हाथ सिकुड़ता है तो फिर कहीं ना कहीं उसे कष्ट होता है और वो सरकारें बदलने पर उतारू हो जाती हैं। तो एक निर्णायक भूमिका इस चुनाव में महिलाओं की होगी, ऐसा मेरा मानना है। राज्य निर्माण में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। एकल जो महिलाएं हैं उत्तराखंड में, उन पर कोई भी सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है, तो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर क्या कुछ नए कदम या किस तरीके से पहल होनी चाहिए, ये आपसे जानना है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं ऐसे प्रदेश की हूँ जहाँ गौरा देवी हुई, बछेंद्री पाल हुई, बसंती देवी हैं, हंसा धनई हैं, ताशी नुंगशी हैं और बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में हमें गौरवान्वित किया है, अपने आप को साबित किया है। जहाँ तक आपने एकल महिलाओं की बात कही, तो मेरी सरकार जो इससे पहले पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार थी, बहुत संवेदनशील थी महिलाओं को लेकर। हमने लगभग 18 तरह की सामाजिक कल्याण जो पेंशनें चलाई, वो चलाने वाले हम पहले राज्य बने और इनमें से 8 पेंशन अकेले महिलाओं की कैटेगरी में थी। चाहे वो विधवा नारी पेंशन हो, चाहे वो परित्यक्तता नारी यानी कि जो अपने पति के द्वारा छोड़ दी गई होती है, चाहे वो ऐसी स्त्री जिसकी कभी शादी ही ना हुई हो, वो अपने भाई पर, अपनी भाभी पर बोझ ना पड़े, इन सब लोगों के लिए पेंशन का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। और इस बार तो 51 योजनाओं की सौगात हमारे घोषणा पत्र में सिर्फ और सिर्फ महिला वर्ग के लिए है। तो ऐसे में मुझे लगता है नंदा देवी हो, गौरा देवी कन्याधन योजना हो, तीलू रौतेली हो और हम लोगों ने उद्यमिता पार्क लगाने की सोची है दोनों मंडलों में, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में। और कई ऐसी योजनाएं आप हमारे घोषणा पत्र में देख सकते हैं जिसमें महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी होप है। जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, अपने अपने फील्ड में अपने आप को साबित करना चाहती हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। सरकार सहयोग करने को तैयार है, 40,000 सालाना देने को तैयार है और हमें तो ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है। और ये राज्य हमें महिलाओं की बदौलत मिला है, महिलाओं का बहुत बड़ा अहम रोल इसमें रहा है। तो ऐसे में उत्तराखंड तो महिलाओं के लिए मुझे लगता है बहुत सोचता है। लेकिन इतनी सारी योजनाएं चली हैं, अब धरातल पर क्या स्थिति पाते हैं? क्योंकि क्या कुछ सर्वेक्षण भी किया गया है कि वाकई में इन लोगों तक ये योजनाएं पहुंच भी रही हैं या नहीं पहुंच? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे वहाँ आ रही है कि हम 21 सालों बाद भी महिला की पीठ से घास के बोझ को, जो गट्ठर का बोझ है, उसको कम नहीं कर पा रहे। हम जो किलोमीटरों दूर से वो पानी लाती है, वो हम उसको दूर नहीं कर पा रहे। जो प्रसव के दौरान मौतें हो रही हैं स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में, हम उसमें कमी नहीं ला पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया था। हमने महिला के जन्म से लेकर, एक गरीब परिवार में जब एक महिला जन्म लेती है, एक बच्ची जन्म लेती है, उससे लेकर उसकी वृद्धावस्था तक हर उम्र के पड़ाव पर उसको कुछ ना कुछ सौगात देने का काम किया। जैसे हमने गरीब परिवार की बच्ची के जन्म पर उसके नाम पर एफडी की योजना रखी। 9वीं कक्षा जब वो पास करती है तब हमने मैदानी क्षेत्रों में साइकिल और पहाड़ी क्षेत्रों में उतनी ही रकम की एफडी उसके नाम की। हमने 12वीं पास करने पर गौरा देवी दिया, हमने विवाह के समय पर नंदा देवी दिया, हमने उसकी गर्भावस्था पर उसको आंगनबाड़ियों के माध्यम से पौष्टिक आहार दिया। फिर हमने वृद्धावस्था में ना सिर्फ उसकी पेंशन लगाई, चाहे उसकी पति की भी पेंशन हो, लेकिन हमने वृद्ध महिला की जो 60 साल से ऊपर है उसकी भी पेंशन का प्रावधान किया और उसके लिए पौष्टिक आहार का भी करा। क्योंकि हमने देखा है प्रोटीन की बहुत कमी है और हमारे वहाँ जच्चा बच्चा मृत्यु दर हो या चाहे वृद्धावस्था में मृत्यु हो रही हो, प्रोटीन की कमी से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने उसमें चाहे भट की दाल हो, चाहे कुलत की दाल हो, चाहे उसमें मडुआ हो, ये सारी चीज़ों का, चाहे आयोडीन युक्त नमक हो, ये सारा हमारे पैकेट में होता था और उसको हम पहुंचाया करते थे। इसी में हम और इजाफा करेंगे। ये गांव-गांव तक पहुंचे, अंतिम छोर की महिला तक पहुंचे, ये हमारा वचन होगा, ये हमारा प्रण होगा। मैम, योजनाएं ठीक हैं, लेकिन क्या कुछ सर्वेक्षण भी किया गया है कि वाकई में इन लोगों तक ये योजनाएं पहुंच भी रही हैं या नहीं पहुंच? योजनाएं ठीक हैं,
आपकी योजनाएं भी बेहतरीन ही कहूँगी, क्योंकि काफ़ी महिलाओं को सपोर्ट मिला है। लेकिन मैम, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अभी मैं परसों ही पढ़ रही थी कि पौड़ी ज़िले में जो हैं 12 महिलाओं ने दम तोड़ा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी असफलताओं को दर्शाता है। नहीं, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हर बार जब आप किसी गुलदार से मृत्यु सुनते हैं, आप प्रसव के समय पर मृत्यु सुनते हैं, या इस तरह से किसी चीज़ की कमी की वजह से मृत्यु सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं एक टीस उठती है कि आखिर हम किस युग में जी रहे हैं। हम खुद को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी मातृशक्ति सशक्त नहीं है, क्योंकि सशक्तिकरण केवल बाहर से पैसा कमा कर लाने को नहीं कहते। सशक्तिकरण तब होगा महिला का जब महिला को सारी सुविधा घर बैठे मिलेगी और वो अपनी ओपिनियन को या अपनी जो सोच है उसको एक साकार रूप दे पाएगी। लेकिन ये हो नहीं रहा है और ये विडंबना ही कही जा सकती है। ऐसे में निश्चित तौर पर काम करने की ज़रूरत है। महिला वर्ग की सुनने की ज़रूरत है कि वो चाहती क्या है। सिर्फ हम राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं में उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, लेकिन हमें एक कदम आकर ये सोचना होगा कि हर महिला राजनीति के लिए कटआउट नहीं होती, हर महिला का सपना राजनीति में जाना नहीं होता। तो क्या उस महिला को उसके हक से वंचित रखा जाए? ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हम जो है महिलाओं को घर बैठे एक सुविधाजनक लाइफस्टाइल दे पाएँ। ये हमारी पहल होनी चाहिए और सरकारों को इस पर काम करना होगा। महिलाओं के हर वर्ग से, हर तबके से बात करनी होगी, उनकी ज़रूरतों को जानना होगा। और मुझे लगता है उसको एक महिला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो महिला प्रतिनिधित्व वहाँ पर भी मिलना चाहिए। केवल चुनाव लड़ने से सम्मान नहीं मिलता, कई और जगह सरकार जो है महिलाओं को समायोजित कर सकती है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह जिन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, उनका कोई नाम लेवा तक नहीं था प्रदेश के अंदर। मेरी सरकार आई, इंदिरा अम्मा भोजनालय हो या दूसरे तरह की हमारी योजनाएं हों, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को उससे जोड़ा और आज बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में महिलाएं इस तरह के SHGs से जुड़ी हुई हैं और अपनी आजीविका कमा रही हैं, खुद का जीवन यापन कर रही हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह से हमको महिलाओं को प्लेटफॉर्म्स देने होंगे जिसमें वो अपने आप को साबित कर सकें। दोनों ही सरकारों के लिए महिलाएं काफ़ी अहम मुद्दा रहे हैं, उनकी चाहे उनको सुविधाएं दिलाने हो या उनकी शिक्षा को लेकर हो, लेकिन नीति नहीं बनाई गई है। इसका क्या कारण मानते हैं? क्योंकि दोनों ही सरकारों का जो तवज्जो है वो महिलाओं पर ज़्यादा। बिल्कुल, महिलाएं और युवा लगता है कि पूरे देश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छी राष्ट्रभक्ति केवल उसे नहीं कहते कि आप बॉर्डर्स पे देश के लिए लड़ें या कुछ देश के लिए अपने को कुर्बान करें। राष्ट्रभक्ति उसको भी कहते हैं जब आप चुनावी प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हैं। और महिलाओं में वो कूट कूट कर भरी है, ये महिलाओं ने साबित कर दिया। जिस तरह से इलेक्टोरल प्रोसेस में उन्होंने बढ़ चढ़कर मैदानी तो छोड़िए, पहाड़ी इलाकों में भी जहां भारी बर्फ़ गिरी हुई थी वहां भी महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया है। तो इसे भी मैं देशभक्ति की ही कैटेगरी में रखती हूं। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो आपने नीति की बात कही, बहुत खूबसूरत बात है और सोचनीय विषय है। इस पर सरकारों को ज़रूर मंथन करना चाहिए। ये टॉपिक ज़्यादा महिला पर हो रहा है, क्योंकि हमारी रीड जो हैं वो उत्तराखंड में महिलाएं हैं, घर संभालने वाले भी महिलाएं हैं। तो महिला सुरक्षा भी एक मुद्दा काफ़ी अहम है। राज्य में महिला सुरक्षा आप किस तरीके से देखते हैं, या फिर क्या कुछ सुधार उसमें हो सकते हैं? नहीं, पिछले कुछ दिनों में कुछ अप्रिय घटनाएं सुनने को मिली जो चिंता का विषय हैं। हमारी देवभूमि तपोभूमि मानी जाती है और 4 धामों की भूमि मानी जाती है। और बाहरी दुनिया, चाहे वो हमारे देश के बाकी प्रदेश कह लीजिए, चाहे विदेश कह लीजिए, वो लोग हमें बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ भोले भाले लोग रहते हैं, यहाँ अपराध जो कृत्य हैं वो नगण्य हैं। लेकिन कुछ सालों में हमने देखा कि न केवल बलात्कार, लूट, डकैती इस तरह का, लेकिन दहेज उत्पीड़न, तेज़ाब फेंकना, इस तरह की घटनाएं भी उत्तराखंड में हुई हैं, जो कि चिंतनीय विषय है। जब बलात्कार होता है तो हमारे पास आंकड़े हैं कि किस साल कितनी दलित महिलाओं का हुआ या कितनी सवर्ण महिलाओं का हुआ। मामला ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि कौन दलित था या कौन सवर्ण था। महिला होती है, जब उसकी अस्मिता जाती है तो उसके दिल के अंदर तक घाव होते हैं, केवल शरीर में घाव नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये जो कानूनी सुरक्षा की आपने बात कही, तो इसके दृष्टिगत
बहुत कड़ी एक तो कार्रवाई की ज़रूरत है। जो लोग ऐसे कृत्यों को अंजाम देते हैं उनको इतना कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए कि वो दूसरों के लिए उदाहरण हो और दूसरों की रूह तक कांपे। इस तरह का कोई मॉलेस्टेशन करने से या रेप करने से या दहेज उत्पीड़न करने से उनके लिए एक एग्जाम्पल ज़रूर हमें पेश करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अपनी बच्चियों को हमें कोई ना कोई मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाना चाहिए ताकि वो सेल्फ डिफेंस कर सकें। वहीं तीसरी ओर जो महिलाएं केवल अपनी बच्चियों को रोका टोकी करती हैं, किस तरह के वस्त्र पहनने, परिधान पहनने, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, कैसे लोगों के सामने बिहेव करना है, कंडक्ट करना है, उन माताओं से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बेटों को भी बैठाकर आपको इस तरह की शिक्षा बचपन से देनी होगी कि दूसरे की अगर बेटी है तो वो भी आपकी बहन समान है, इसलिए उसके प्रति नियत या मंशा उसी तरह की होनी चाहिए और महिलाओं के प्रति आपने सम्मान रखना है। ये बचपन से जब माताएं अपने बेटों को भी सिखाएंगी तो माइंडसेट उस तरह का बनेगा। और ज़्यादा जो हमने अपने समाज में देखा कि बेटियों पर तो 10 तरह की रोक टोक लगाते हैं लेकिन बेटों के लिए कोई सिखलाई नहीं होती, तो वो किए जाने की बहुत ज़रूरत है। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने की बहुत ज़रूरत है। आने वाला समय स्वर्णिम हो ऐसी मेरी कामना है, पर दिखाई कुछ और पड़ता है। दिखाई ये पड़ता है कि बेरोज़गारी के चलते फ्रस्ट्रेशन में, उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए युवा अपनी भड़ास कहीं और निकाल रहे हैं। कहीं चोरी कर रहे हैं तो कहीं महिलाओं के ऊपर अपराध कर रहे हैं, हाथ छोड़ रहे हैं, अपनी पत्नियों के ऊपर शराब पीकर घर आकर मारपीट करते हैं। वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और इस पर हमें सोचना होगा। क्या कह सकते हैं कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो एक जागरूक सदस्य, एक प्रवक्ता और एक महिला होने के नाते आप ये प्रस्ताव पार्टी को देंगे या सरकार को देंगे कि भाई सरकारी स्कूलों में जो है ताइक्वांडो हो या फिर आत्म सुरक्षा के तौर तरीके का? निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल होगी, बहुत सराहनीय पहल होगी और मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि जब महिला को अपनी सुरक्षा खुद करनी आएगी तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी खौफ खाएंगे। और जैसा कि मेरी नेता प्रियंका जी ने कहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उससे भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज महिलाएं हुई हैं, बच्चियाँ हुई हैं। और एक बार हम इस तरह के कोई आर्ट्स, अगर सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, यही माताएं ज़्यादा प्रेफर करती हैं सिखाना, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो इंडिपेंडेंट आपको बनाना है तो आपको कंप्यूटर सिखाना चाहिए, आपको गाड़ी चलाना सिखाना चाहिए, आपको मार्शल आर्ट सिखाने चाहिए, क्योंकि हम तेज़ी से आगे बढ़ने वाला देश हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम पुराने काल में अटके हुए हैं। जहाँ तक बच्चियों का संबंध है, बहुत माँ बाप की मानसिकता संकीर्ण हो जाती है, जहाँ तक उनकी अपनी, वो शायद प्रेमवश भी हो सकता है, प्यार के अभिभूत होकर भी हो सकता है कि वो उसको एक सुरक्षात्मक घेरे में रखना चाहते हैं अपनी बच्ची को, लेकिन हमें बच्चियों को पंख देने होंगे, उन्हें उड़ने की एक उड़ान देनी होगी, आसमान उनके लिए खोलना होगा। मुझे लगता है फिर स्काई इज़ द लिमिट। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन जब वो उड़ना चाहेंगी, घरों से बाहर निकलना चाहेंगी, नौकरी के लिए बाहर जाना चाहेंगी, लेकिन अपने राज्य में देखा जाता है कि वर्किंग जो वुमेन हॉस्टल हैं वो तक अभी तक नहीं बनाए गए हैं। तो क्या ये भी बनना चाहिए ताकि वो एक तरीके से बेखौफ होकर रह सके, क्योंकि यहाँ किराए के मकानों में रहना पड़ता है, काफ़ी बहुत सारी प्रताड़नाएँ भी झेलनी पड़ती हैं, कई बार डर भी रहता है। नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल वर्किंग हॉस्पिटल्स होने, इस तरह के हॉस्टल्स होने चाहिए। और मैं, जैसा कि आपने कहा, कि निश्चित हूँ, बहुत विश्वस्त हूँ, इस बात से आश्वस्त हूँ कि मेरी सरकार 10 मार्च को बन रही है और मेरी सरकार यदि बनती है तो मैं वो पहली महिला होंगी जो इस बात का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगी कि इस तरह के वर्किंग हॉस्टल्स महिलाओं के लिए ज़रूर होने चाहिए। ये कोई मुझे नहीं लगता लग्जरी है, ये महिलाओं की नीड है और इस नीड को हमें पूरा करना चाहिए। ये कोई कंफर्ट जोन नहीं है, ये एक तरह से उनका हक है, उनका अधिकार है। उच्च शिक्षा के मामले में पहाड़ी एरिया में महिलाएं, युवतियां हैं जो 12वीं के बाद बहुत कम पढ़ पाती हैं, क्योंकि 30-30 किलोमीटर दूर उनको कॉलेज जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या भी है, लेकिन इसका समाधान किस तरीके से होना चाहिए?
नहीं, देखिए, हमने बहुत कोशिश करी कि हम राजीव नवोदय विद्यालय हमने गठित किए, हमने मॉडल स्कूल्स गठित किए और तमाम तरह के कॉलेजेस हमने गांव-गांव पहुंचाने की कोशिश की। और इस बात की मुझे खुशी है, मैंने आंकड़े निकाले थे कि उसमें लड़कों की बनिस्बत लड़कियां ज़्यादा शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो भी बच्ची पढ़ना चाहती है उसके लिए फिर कोई रोक टोक नहीं है। और अगर हमारे ग्रामीण अंचलों में, पर्वतीय अंचलों में इस तरह की सुविधाओं का अभाव है तो मैं आशान्वित हूँ कि मेरी सरकार इतनी संवेदनशील होगी कि इस तरफ ज़रूर देखेगी, गौर करेगी और उन महिलाओं के जो भी समस्या का समाधान होगा उसका निराकरण किया जाएगा। एक आखिरी सवाल मैम, जो भी योजनाएं अभी तक सरकारों ने चलाई हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो, क्या कुछ लगता है कि ये पर्याप्त हैं या फिर कुछ और भी होना चाहिए अन्य राज्यों के तुलना में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती। जैसा कि मैंने कहा कि प्रसूताएं अगर शौच में प्रसव कर रही हैं, वो सड़क में कर रही हैं, वो पुल में कर रही हैं, वो 108 की गाड़ी में कर रही हैं या वो खुले में कर रही हैं, तो ये हम सब के लिए शर्म से झुका देने वाली बात है। और मैन मेड स्ट्रेचर पे महिलाएं जो हैं, गर्भवती महिलाएं लाई जाती हैं मेन सड़क तक और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जाती है। 20 साल 21 साल बमुश्किल उनकी उम्र होती है और जिस समय उनको पूरा जीवन उनके सामने होता है उस समय वो काल का ग्रास बन जाती हैं। तो ऐसे में पर्याप्त तो बिल्कुल नहीं है। हमें एक लंबा सफ़र जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाएँ हैं और शिक्षा सेवाएँ हैं उसकी तरफ तय करना है। हम आज 21 साल बाद भी, मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि राज्य गठन को 21 साल हो गया, जो मुकाम शिक्षा का या स्वास्थ्य का हमारे राज्य में होना चाहिए था वो नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। एक सवाल मेरे दिमाग में अभी अभी आया है कि क्यों ना ये भी पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड की राजनीति में, खासकर पार्टी की अगर हम बात करेंगे, कांग्रेस से ही आपसे बात करेंगे, तो क्या आप मानते हैं कि 5 सीट देना क्या मतलब सही था फैसला? मैंने जैसा कि कहा कि चुनाव में सिर्फ और सिर्फ कोटा नहीं मायने रखता, चुनाव में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। चुनाव में समीकरण मायने रखते हैं, उस सीट पर समीकरण बन क्या रहे हैं, क्या सामने वाली पार्टी ने भी महिला को दिया है तो आपको क्या महिला देनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जोड़ गणित चलता है, होमवर्क होता है, पार्टी का अपना सर्वे किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती और इस वक्त कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति थी। कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में सरकार बनाना बहुत ही ज़रूरी था। जब सरकार अपनी होगी तो महिलाओं की अपने आप सुनी जाएगी और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ टिकट ही एकमात्र रास्ता है या टिकट ही सम्मान का द्योतक है। मुझे लगता है मेरी जैसी कई महिलाएं हैं, मैंने भी दावेदारी की थी, मैं भी टिकट से वंचित रही, लेकिन मुझे कोई शिकायत पार्टी से इसलिए नहीं है कि ज़रूर मेरे लिए या तो सबक होगा कि मुझे और मेहनत करनी है या फिर पार्टी को कोई बेहतर कैंडिडेट मेरे सामने दिखा होगा और बेस्ट डिजर्विंग को पार्टी ने दिया होगा, क्योंकि दुश्मनी तो पार्टी की किसी से भी नहीं है, किसी महिला से नहीं है। तो ऐसे में जिसको भी दिया होगा पार्टी ने बहुत सारी चीज़ों को देख कर दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस वक्त हम सब के लिए एज अ कार्यकर्ता बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाएं उसमें समायोजित की जाएंगी। कई तरह के दायित्व हैं जो महिलाएं संभाल सकती हैं सरकार आने के बाद, तो उनको उनका डिजर्विंग स्थान मिलेगा, ऐसी मैं आशा कर सकती हूँ। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज की कड़ी में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अन्य महिला शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।